नमस्कार। डीडी न्यूज़ राजस्थान के कार्यक्रम जनादेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतीक। जनादेश 2023 के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बाड़मेर और जैसलमेर के विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों की। विधानसभा क्षेत्रों में आज बाड़मेर, पचपदरा, गुढ़ामलानी, बायतू, चौहटन, सिवाना, शिव, जैसलमेर और पोकरण शामिल हैं। इन क्षेत्रों के मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा जी। इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए देखते हैं बाड़मेर के विधानसभा क्षेत्रों की ये खास रिपोर्ट। आज जनादेश में चर्चा करेंगे बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ कुल 2,64,546 मतदाता हैं, जिनमें 1,40,189 पुरुष, 1,24,356 महिला और एक ट्रांसजेंडर शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मेवाराम जैन ने भाजपा के कर्नल सोनाराम को हराया था। इस बार कांग्रेस ने मेवाराम जैन और भाजपा ने दीपक कड़वासरा को टिकट दिया है। गुढ़ामलानी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ कुल मतदाता 2,69,979 हैं, जिनमें 1,43,716 पुरुष और 1,26,263 महिलाएं शामिल हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हेमाराम चौधरी ने भाजपा के लदुराम बिश्नोई को हराया था। इस बार कांग्रेस ने कर्नल सोनाराम चौधरी और भाजपा ने कृष्ण कुमार बिश्नोई को टिकट दिया है। वहीं शिव विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,04,41 मतदाता हैं, जिनमें 1,63,044 पुरुष और 1,37,397 महिला मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अमीन खान ने भारतीय जनता पार्टी के खंगार सिंह को हराया था। इस बार भाजपा ने स्वरूप सिंह खारा और कांग्रेस ने अमीन खान को प्रत्याशी बनाया है। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,52,694 मतदाता हैं, जिनमें 1,32,933 पुरुष, 1,19,758 महिला और 3 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के मदन लाल प्रजापत ने भारतीय जनता पार्टी के अमरा राम को हराया था। इस बार भाजपा ने अरुण चौधरी और कांग्रेस ने मदन लाल प्रजापत को टिकट दिया है। चौहटन विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,09,542 मतदाता हैं, जिनमें 1,65,693 पुरुष, 1,43,848 महिला और एक ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। चौहटन एससी आरक्षित सीट है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पद्माराम मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी के आदूराम मेघवाल को हराया था। इस बार भी कांग्रेस ने पद्माराम मेघवाल और भाजपा ने आदूराम मेघवाल को टिकट दिया है। वहीं सिवाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,76,168 मतदाता हैं, जिनमें 1,46,613 पुरुष, 1,29,553 महिला और 2 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के हमीर सिंह भायल ने निर्दलीय प्रत्याशी बलराम को हराया था। इस बार भाजपा ने हमीर सिंह भायल और कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बायतू विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,52,204 मतदाता हैं, जिनमें 1,34,298 पुरुष और 1,17,906 महिला मतदाता हैं। 2018 में इस क्षेत्र से कांग्रेस के हरीश चौधरी ने आरएलपी के उम्मेदा राम को हराया था। इस बार भाजपा ने बालाराम मूढ़ और कांग्रेस ने हरीश चौधरी को टिकट दिया है। वहीं आरएलपी के उम्मेदा राम बेनीवाल चुनाव मैदान में हैं। अब बात करते हैं इन विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों की। इन विधानसभा क्षेत्रों में लोग सरकारी तंत्र से परेशान हैं। सरकारी कार्यालयों में लेट लतीफ़ी,
और लचर व्यवस्था से आमजन से लेकर व्यवसायी सभी परेशान हैं। युवा पेपर लीक मामलों को लेकर चिंतित हैं और बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बाड़मेर एवं पश्चिमी राजस्थान को शामिल करते हुए सबसे सुधार की आवश्यकता शिक्षा के जगत में। जी साहब, शिक्षा यहाँ की कमज़ोर व्यवस्था होने से हर वर्ष जितनी भी सरकारी भर्तियाँ होती हैं उस भर्तियों में बाड़मेर जिला एवं पश्चिमी राजस्थान के कम अभ्यर्थी ही उसमें सिलेक्शन होते हैं। कारण दूसरे जगहों से ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, वह यहाँ की कमज़ोर शिक्षा व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर भर्तियाँ कर लेते हैं और भर्तियाँ होने के कुछ समय के बाद में उनकी सर्विस कन्फर्मेशन होने के बाद में वे अपने सिफारिश से अपने उन क्षेत्रों में ट्रांसफ़र करवा देते और यहाँ पर वह रिक्तता ही रहती है। ज़्यादातर जातिवाद हावी हो गया इसमें। ये तो प्याज है, टमाटर है, इनके तो भाव तात्कालिक मुद्दे हैं, मतलब कुछ समय के लिए क्षणिक मुद्दे हैं। ये जनता को राज्य स्तर पे तो जैसे विकास का है, स्कूलों का है, शिक्षा का है, अपने सड़कों का है और आवागमन के अन्य साधन है, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी आपने देखा बाड़मेर जो विधानसभा है और जो ये शहर है वहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं, वहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे राजेंद्र शर्मा जी से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके दूरदर्शन के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाड़मेर राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ भूमिका अदा करता है, सबसे पहले तो ये बताएं। राजस्थान की राजनीति, हम बाड़मेर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो बाड़मेर को 3-4 दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये कोई आम जिलों की तरह जिला नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है। चाहे इसे हमें अगर इस पर बात करनी है तो हम 3-4 बिंदुओं पर बात कर सकते हैं। बाड़मेर की संस्कृति बहुत समृद्ध है। बाड़मेर सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और बाड़मेर में जो राजनीति रही है वो हमेशा इस तरह की रही है कि जिसमें कभी शत्रुता का भाव नहीं देखा गया है। जो उम्मीदवार थे, जो बड़े बड़े उम्मीदवार हुए आज तक, या जो राजनीति में देश तक, केंद्र तक जिनका महत्व रहा, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, ऐसे राजनीतिज्ञों की ये जो कर्म भूमि रहा है। सब आपको बताएं कि क्षत्रिय, आप राजनीतिक दृष्टि के बात करेंगे तो क्षत्रिय युवक संघ के जो अध्यक्ष रहे, संस्थापक रहे, तन सिंह, मारवाड़ के और बाड़मेर के गांधी कहे जाने वाले वृद्धिचंद जैन, ऐसे जो बड़े राजनीतिज्ञ हुए, बड़े जनहित के काम करने वाले, जन कल्याणकारी नेता हुए, इन नेताओं ने बाड़मेर को एक राजनीतिक समृद्धि प्रदान की। जसवंत सिंह जसोल भी यहाँ से आए। जसवंत सिंह जसोल केंद्र में मंत्री पदों पर रहे, विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। तो आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि बाड़मेर को जिस दृष्टि से देखा जाता है कि उसको थोड़ा कम आंका जाता है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर मैं मानता हूं तो मेरी दृष्टि में बाड़मेर राजस्थान का, अगर राजधानी की बात कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है वो बॉर्डर पे है। राजस्थान का अगर बॉर्डर कहें, हिंदुस्तान का बॉर्डर कहें, वायुसेना का जो उत्तरलाई हवाई अड्डा है, जो अंडरग्राउंड, वो कहें, रिफाइनरी कहें, आप हर दृष्टि से देखें, बाड़मेर को अगर आज रिफाइनरी की दृष्टि से देखेंगे तो वो दुबई नज़र आएगा। हमें एक अगला दुबई जो है वो राजस्थान का, वो बाड़मेर होगा अगर रिफाइनरी जल्दी से जल्दी चल जाए, जिसके लिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, सारा वो कार्यक्रम योजना पर तेज़ी से काम कर रही है। उस हिसाब से लग रहा है कि बाड़मेर शीघ्र बहुत समृद्ध और रोजगार प्रदान करने वाला जिला भी बन जाएगा और राजस्थान का दुबई कहलाएगा। बिल्कुल। वहीं सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो चीज़ है
वो है राजस्थान पाकिस्तान, ये राजस्थान का सामरिक बॉर्डर दृष्टि से भी है और काफी सामरिक महत्वपूर्ण हो दृष्टि से जाता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जी। है। पाकिस्तान के साथ हमारा हमेशा से जो रहा है वो क्लश रहा है। जी। इस वजह से राजस्थान में और भारत में इसका महत्व, इस जिले का महत्व बहुत अधिक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बॉर्डर वाली जगह पे होते हुए भी, राजस्थान में एक धोरों की धरती होते हुए भी, और शुरू में जो पिछड़ा रहा उसके बावजूद जो प्रगति की है बाड़मेर ने, वो प्रशंसनीय है। बिल्कुल। अगर हम बाड़मेर की राजनीति की बात करें तो जो मगर मान लीजिए जो राजस्थान की जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है वो शिव विधानसभा सीट है। तो वहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं अमीन खान हैं, जो कि 84 वर्ष के हैं, काफ़ी सीनियर हैं, उनके सामने भाजपा ने स्वरूप सिंह को उतारा है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ दांव पेच देखने को मिल रहे हैं, विरोधी बहुत खड़े हो गए हैं अगर आप देखें, और अपनों से ही खतरा मंडराने लगा। अमीन खान के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं फतेह खान, वो भी जो है मैदान में है। उधर अगर हम भाजपा की बात करें तो जालम सिंह जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, और अभी हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा जो है इनकी, वो भी मैदान में उतर गए हैं। तो इस दृष्टि से कैसे देखते हैं आप? देखिए, चौटन का अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए चौटन विधानसभा क्षेत्र को, तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि शिव विधानसभा सीट की शिव विधानसभा जी, क्षेत्र को देखा जाए तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो बॉर्डर का जो जिला होने के कारण इसकी हर विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक शिव की बात है तो शिव को देखा जाए तो अमीन खान यहाँ पे कई वर्षों से कई बार वो यहाँ पे विधायक रहे, वरिष्ठ नेता हैं, 84 वर्ष उम्र है, और इसके बावजूद इनको इस बार फिर टिकट मिला है कांग्रेस का। इधर बीजेपी ने जो सर्वे के आधार पर और जो आम जनता के जो मुद्दे थे उनके आधार पर इस बार अपना उम्मीदवार बदला है। तो उन्होंने स्वरूप सिंह को उम्मीदवार खड़ा किया है। तो नया चेहरा एक स्वरूप सिंह है। और वैसे बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि बगावत नहीं है, जैसे कांग्रेस में बगावत है जी। अमीन खान को टिकट मिलने से नाराज फतेह खान है, वो खड़े हो गए हैं। और इधर बीजेपी भी इस तरह की जो है वो उसका सामना कर रही है, इस तरह की परिस्थितियों का। उसमें जालम सिंह रावलोत खड़े हो गए और रविंदर सिंह भाटी भी खड़े हो गए, जो उम्मीदवार बनने की कोशिश में थे, दावेदार थे टिकट के मजबूत। और इसमें देखिए आप कि जालम सिंह रावलोत जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता हैं भाजपा। हाँ, और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और रविंदर सिंह जो हैं यूथ हैं, युवा नेता और हैं, उनकी अभी अच्छी खासी जोश पकड़ और है। उत्साह और उमंग में भरे हुए हैं, जी। और वो राजनीति में बिल्कुल युवा की तरह पदार्पण कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने टिकट मांगा और टिकट उनको नहीं मिला, तो उन्होंने शुरुआत ही एक मतलब बागी के रूप में कर ली। तो वो भी जोधपुर विश्वविद्यालय के बड़े छात्र नेता हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता के बतौर। लेकिन वो भी बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। तो अब आगे क्या उनका कैरियर रहता है ये तो आगे भविष्य ही बताएगा। शिव क्या जी सर, अगर शिव के अलावा अगर हम सिवाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये भी काफ़ी जो है चर्चित सीट मानी जा चुकी है। यहाँ मानवेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जो कि जसवंत सिंह के बेटे हैं। काफ़ी वीआईपी सीट मानी जा रही है। यहाँ से हमीर सिंह भायल जो है, जो कि कांग्रेस से भाजपा से हैं और कांग्रेस से ये दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या कुछ लग रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं वहाँ पर? इनका अपना अलग वहाँ नेतृत्व है, वहाँ अलग इनका वर्चस्व है, और उधर दूसरी तरफ भाजपा का भी। देखिए, जसवंत सिंह जसोल के पुत्र हैं मेजर मानवेंद्र सिंह, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है बाड़मेर जिले का। ख़ास तौर से ये जसोल के रहने वाले हैं। जसोल बालोतरा के पास एक ठिकाना है पुराना, और वहाँ के ये हैं। तो निश्चित रूप से बाड़मेर जिले के स्थानीय हैं। और सिवाना और पचपदरा ये जो उनका है वो गृह क्षेत्र है। तो नेचुरली उनको टिकट कांग्रेस ने दिया है कि भाई उनकी प्रतिष्ठा जो है क्षेत्र में उसका लाभ लिया जाए। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर अमीर सिंह भायल को खड़ा किया है। बीजेपी ने यहाँ पे अमीर सिंह भायल को ने किया है, वो अरुण चौधरी नहीं, हमीर सिंह भायल को अमीर सिंह भायल को खड़ा किया है बीजेपी ने। तो बीजेपी ने जो खड़ा किया, इसके बाद जो सुनील परियार थे कांग्रेस के, जो मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, उनका
बागी के रूप में खड़ा हो जाना, कांग्रेस के बागी के रूप में, ये जरा सा जो मानवेंद्र सिंह है उनके लिए चिंता का सबब बना हुआ है, कांग्रेस के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है। वजह ये है कि सुनील परिहार जो बागी के रूप में खड़े हैं कांग्रेस के, उन्होंने मुख्यमंत्री के नज़दीक रहने के कारण कई क्षेत्र में उन्होंने काम करवाए हैं और अच्छा उनका वर्चस्व भी है, उनकी पकड़ भी है, युवाओं पर भी पकड़ है। तो और मानवेंद्र सिंह अचानक जो उनको मानवेंद्र सिंह को टिकट मिला तो उससे उनमें जो आक्रोश हुआ है और वो उनको मनाने पे भी वो नहीं बैठे, सबसे बड़ी बात ये है। तो वो एक अपने आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तो हो सकता है कि वो कांग्रेस को काफ़ी क्षति पहुंचा। जी सर, विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर जो प्रत्याशी होते हैं उनकी भी अहम भूमिका होती है, लेकिन जो मौजूदा सरकार होती है सर, उसकी एंटी इनकम्बेंसी का भी एक डर होता है। तो क्या लगता है आपको बाड़मेर विधानसभा या फिर इस पूरे शहर में, यहाँ प्रदेश की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो मौजूदा सरकार चाहे किसी की हो उसके प्रति रहती ही है। आप अगर सड़कें बनवा रहे हैं और 10 सड़कें आपने बनवा ली और एक सड़क में खड्डे पड़े हैं या कोई नाला खुला हुआ है और उसी पर आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ बन जाती है। वो जो 9 काम पहले किए हुए हैं वो जनता भूल जाती है, लेकिन एक काम जो नहीं हुआ है उसको याद रख के एक मन बना देती है जनता, सरकार काम नहीं कर रही, ये बोलना शुरू कर देती है। तो वो एक जो उससे जो एक माहौल बन जाता है, जबकि उसको गिनाने वाला कोई नहीं है कि वो 10 काम पहले कर चुकी है, जनता के हर काम किया, लेकिन वो एक काम भी नहीं होता तो होता है। तो जो भी सरकार रहेगी, किसी भी पार्टी की सरकार रहो, इस तरह जो चुनाव में होता है वो हमेशा से होता आया है और ये परंपरा रही है। एंटी इनकम्बेंसी जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ कुछ न कुछ किसी न किसी छोटे बड़े मुद्दे पर को लेकर हो सकती है। बिल्कुल सर, अगर बात कीजिए जिस तरीके से जो पार्टियां होती हैं, जो सरकारें होती हैं, लोक लुभावने वादे करती हैं, जैसे अगर देख लीजिए कांग्रेस 7 गारंटी की बात करती है तो वहीं भाजपा भी कई सारे वादे करती है। तो क्या लगता है आपको चुनावी समर में ऐसे वादे जनता को प्रभावित कर सकते हैं? क्या इस आधार पर भी वोट मिलते हैं या फिर इसका कुछ खासा असर नहीं देखने को मिलता है? देखिए, वादे हैं और वादों सबसे बड़ी चीज होती है आप पर भरोसा जनता का। जी, अगर आपके जो वादे करने वाले जो नेता हैं, वादे करने वाली जो पार्टी है, अगर वो अपने पुराने वादों को पूरा कर चुकी है, अपना विश्वास जनता में जमा चुकी है कि ये पार्टी, ये कैंडिडेट, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री वादा पूरा करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वादों का फायदा होता है, घोषणाओं का फायदा होता है। और अगर आप घोषणाएं करें और उस पर अमल ना हो और फिर नई घोषणाएं करें, फिर नए वादे कर लें, तो उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा और वो वादे जो होते हैं वो उल्टे पड़ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये वही बात हुई कि ये पब्लिक है, सब जानती है, आप उसको वादों, लोक लुभान वादों से आप उसको जो है रिझा नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही सर। हाँ, ये तो हुई राजनीतिक चर्चा हो गई, जिस तरीके से वहाँ जो मौजूदा परिदृश्य में चल रहा है, जो धरातल पर चीज़ें वो आपने बखूबी बताया। अगर हम बाड़मेर की समस्याओं की बात करें सर, जो प्रमुख समस्या वहाँ पर है अगर देखा जाए तो वहाँ पर जल समस्या, जलापूर्ति की बहुत ज़रूरी और गौड़ समस्या है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? वहाँ पे जो सबसे बड़ी वास्तव में पानी की जो पेयजल की समस्या है, ये न सिर्फ बाड़मेर, पूरे मारवाड़ में ही ये समस्या है। जोधपुर में जो वो नहर का पानी आने से जोधपुर की समस्या काफ़ी सुलझ गई है, लेकिन आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, चाहे पाली है, चाहे सिरोही है, चाहे बाड़मेर है, चाहे जैसलमेर है, जालोर है, सारे जिलों में जो ये पश्चिम राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान में पानी की पेयजल की समस्या हमेशा से रही है। अगर बांध और तालाब भर जाते हैं तो सिंचाई जो है वो सबसे प्राथमिकता रहती है, हर सरकार की रहती है और निश्चित रूप से हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए सिंचाई और उत्पादन जो है, कृषि उत्पादन, वो जरूरी है। तो उसके लिए, सिंचाई के लिए चला जाता है पानी, तो फिर स्थितियां ये आ जाती है मारवाड़ में, बाड़मेर, जैसलमेर सहित सभी समूचे पश्चिम राजस्थान में ये स्थितियां आ जाती है कि 3 दिन में एक बार आपूर्ति हो रही है, कहीं 4 दिन में एक बार आपूर्ति हो रही है, जल आपूर्ति कहीं 5 दिन में एक बार हो रही है। जो केंद्र सरकार एक योजना लाई है, हर घर नल, हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल जो योजना लाई है, अगर वो योजना अपने धरातल पर
सफलता से उतर जाती है तो निश्चित रूप से इस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है स्रोत। पानी का स्रोत तो जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि जो बाड़मेर के पास तक पहुंच गई है नहर, उस नहर को अभी लाने की मांग पुरजोर तरीके से लोग उठा रहे हैं। और वो अगर नहर का पानी बाड़मेर जिले में आ जाता है तो बाड़मेर जैसलमेर जिलों के लिए वो अमृत सर, साबित ये होगा। प्रमुख समस्या भी हमने जब वहाँ के जो लोकल लोगों से बात की, जो वहाँ की जनता है उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने यही बात कही कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो गडरा तक आई है तो वो उसका और विस्तार होना चाहिए, वो बाड़मेर शहर तक आनी चाहिए जिससे और लोगों को लाभ मिल सके। जी, इस तरीके से तो अब सबसे बड़ी बात ये रहती है सर, जो पानी की समस्याएं लगभग आपने जिस तरीके से बताई उस पूरे क्षेत्र में है। अगर हम रोज़गार की बात करें तो सर, रोज़गार के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग अक्सर पलायन कर जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं जो युवा हैं, या फिर पंजाब के क्षेत्रों में जाते हैं। उनके रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए या उनका पलायन रोकने के लिए क्या कुछ सुझाव होने चाहिए सरकार के पास, या आपकी दृष्टि से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे बड़ा तो बाड़मेर के अंदर जो है वो बाड़मेर के सांस्कृतिक दृष्टि से भी और आर्ट देखें तो हम देखें कि वहाँ पे जो छपाई का कार्य है, रंगाई छपाई का जो कार्य है वो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ की नक्काशी बहुत खूबसूरत है, लकड़ी का काम बहुत खूबसूरत है जी। और वहाँ पे गांवों में इसके बहुत सधे हुए कारीगर होते हैं। महिलाएं इस काम में उनकी जो कला है, हस्तकला है, उसमें बहुत निपुण है जी। और उनकी कला को, पहली बात तो ये है कि उनकी कला को प्रोत्साहित किया जाए। वहाँ जो लोकल जो सोर्स है उसको अगर हम प्रोत्साहित करते हैं, सरकारें प्रोत्साहित करती है, उनको बाजार उपलब्ध करवाती है, कच्चा माल उपलब्ध करवाती है, तो निश्चित रूप से वहाँ रोजगार की समस्याओं का काफ़ी समाधान होगा जी। और इसके अलावा रिफाइनरी अब लग रही है तो रिफाइनरी में भी रोजगार के अवसर निश्चित रूप से बढ़ेंगे तो हजारों रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा लिग्नाइट की जो वहाँ पे खनन कार्य है उसको अगर सही ढंग से प्रमोट किया जाए और वहाँ के लोकल जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ, उनको भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका किया जाए, उससे भी बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक कम होगी। इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा बेरोजगारी की समस्या से, इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये होगा कि पलायन रुकेगा, बिल्कुल, और यूथ जो है वो अपने शहर में रह के अपने शहर के लिए काम करेगा, अपनी कला के लिए काम करेगा, अपने परिवार के लिए काम करेगा, अपने घर पे रह करके तो उसका एक अलग जो रहेगा वो अलग ही सोच रहेगी, बनेगी और वो अपना आगे का अध्ययन वगैरह भी जारी रख सकेगा। दूसरी चीज़ ये इसमें फ़ायदा ये है कि जो युवा बाहर चले जाते हैं वो युवा नशे की लतों के और इसके आदी हो जाते हैं, तो वो बॉम्बई मद्रास वगैरह जो चले जाते हैं, पंजाब ज़्यादातर जाते हैं, तो पंजाब में जो नशे का कारोबार है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर, हाँ, बदनाम है उस मामले में, तो वहाँ पे उनको नशे की लत लग जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि रोज़गार उनको स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो बुरे काम जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और पलायन रुकेगा, उनके नशे की लत रुकेगी, और पैसा जो है वो वहाँ दो जगह खर्च नहीं होगा। कहने का मतलब है ऑटोमेटिक विकास होगा अपने परिवार का, अपने लोकल में रह करके। सर, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, चूँकि आप बात रोज़गार की हो रही है, तो जब हमने वहाँ बात करनी चाहिए, बात की लोगों से, तो महिला मुद्दा एक बहुत बड़ा इशू था वहाँ पे। महिलाएं हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं, जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो हैंडीक्राफ्ट का अच्छा काम करती हैं। उनका कहना है कि जो हम हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं उसका हमें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जो बिचौलिए होते हैं वो उसका जो मोटा मुनाफा होता है वो डकार जाते हैं। तो ऐसे में सरकार को एक उनको अच्छा बाजार उपलब्ध कराना चाहिए, या उनकी जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं उसको राष्ट्रीय लेवल पर या वैश्विक लेवल पर भी ऐसे कुछ बाजार उपलब्ध कराना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर शिल्प मेले, सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करती रहती है जी। यहाँ पे तो उन लोगों को स्थान मिलता है जो महिला कलाकार है बाड़मेर की, जो हस्तकला में निपुण है, उनकी जो दस्तकारी वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं मिलता, उनको उचित बाजार उनको उपलब्ध नहीं होता। कारण यह है कि कम पढ़ाई लिखाई, शिक्षा की कमी के कारण उनको बाजार का ज्ञान नहीं है,
फिर परिवार में भी कोई ऐसे लोग नहीं है जो खेती बाड़ी से ऊपर उठकर कहीं और दूरी तक सोच सके, तो वो बाजार उपलब्ध नहीं। पहली चीज़, कच्चा माल उनको उपलब्ध हो जाए सस्ते दामों पर, ये व्यवस्था हो जाए। दूसरी चीज़, उनको बाजार उपलब्ध हो और बिचौलियों का जो है इंटरफियरेंस वो ख़त्म हो, वो ख़त्म हो के डायरेक्ट उनका जो व्यापार का जो सिस्टम है, उनका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट व्यापारियों तक और उद्योगों तक, जहाँ उनको बेचने का जो पूरा समग्र बाजार है वो उपलब्ध हो, वहाँ तक पहुँचे। अगर वहाँ तक पहुँचता है तो उनको डायरेक्ट खुद का जो वो मूल्य है वो मिलेगा और रोजगार को और बढ़ावा भी और मिलेगा। उनको उत्साह जगेगा, तो वो और ज़्यादा अधिक उसमें क्रिएशन करेंगे। जी, और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। बिल्कुल, वहाँ की महिलाओं आधी आबादी जो है उसको अगर बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे जो जनपद है, जनपद का पूरा विकास होगा। बिल्कुल सर, जैसे कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें रोड सबसे पहले आता है, तो सड़कों का काम वहाँ कुछ आंशिक तौर पर हुआ है लेकिन वो नाकाफ़ी है। तो क्या लगता है आपको कि अभी और विस्तार होने की ज़रूरत है, या सड़कों को लेकर क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए सरकारों की? बिल्कुल ज़रूरी है कि सड़कें जो है, सड़क नल, सड़क पानी, ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी है। सीवरेज, ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है। आम जिंदगी में आदमी इनका उपयोग करता है, वो सीधा अगर वहाँ पे कोई उनको प्रॉब्लम आती है तो वो सीधा अपने सरकार को कोसता है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से सरकार को ये देखना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ तो एक सामरिक क्षेत्र दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरा, वहाँ की आर्ट जो है उसको बाजार तुरंत उपलब्ध उसके लिए है। कई बातें हैं जो वहाँ पे सड़कों के महत्व को दुगना कर देती है अन्य जगहों की बजाय। तो वहाँ सड़कों पर अगर ध्यान दिया जाए, वहाँ की सड़कें अगर अच्छी बनाई जाएं, वहाँ की सड़कों पर इंजीनियर्स वगैरह जो है पूरी तरह से ध्यान दें, गुणवत्ता के बारे में ध्यान रखें, तो वो वहाँ की जनता को लाभ मिलेगा। और जो टूटी फूटी सड़कें उनको भी तुरंत रिपेयर करवाना चाहिए, क्योंकि टूटी फूटी सड़कें जो है वो जनता के बारे में, जनता जो है वो सरकार के बारे में अपना जो है वो मतलब मन बना लेती है। टूटी सड़कों से जो विकास की रफ्तार होती है वो धीमी पड़ जाती है। जी सर, जिस तरीके से हमारी चर्चा हो रही है, आज हम बाड़मेर के विषय पर बात कर रहे हैं और आप इतनी बेहतरीन जानकारियां दे रहे हैं, तो सर हम ये चाहेंगे, चूंकि हमें जैसलमेर के मसले पर भी बात करनी है, वहाँ के मुद्दों पर भी बात करनी है, तो हम ये चाहेंगे कि बाड़मेर को लेकर के क्या कुछ सुझाव, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप सरकारों को और वहाँ की पब्लिक को भी? वहाँ की पब्लिक का तो ये है कि वो अपनी आर्ट पे, सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ मैं आपको कि बाड़मेर जैसलमेर का जो संगीत है, मांगणियार हैं, लंगा हैं, लंगा आर्टिस्ट जो हैं वो विश्व स्तर पर बहुत प्रसिद्ध हैं जी। विश्व स्तर पर उनका मान है। और केंद्र सरकार और की तरफ से जो जो भेजा जाता है कलाकारों को, वो उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है ऐसे कलाकारों को, और ऐसे कलाकारों को लगातार प्रोत्साहन दे सरकार जी। वहाँ के आर्ट को लगातार प्रोत्साहन दे, वहाँ रोजगार की जो है अवसर उपलब्ध करवाएं। और इससे क्या होगा कि वहाँ का युवा वहाँ से जुड़ेगा, वो अपने आर्ट में सहयोग करेगा, अपने स्थानीय स्तर पर सहयोग करेगा, और अर्थव्यवस्था जो है उस जिले की वो निरंतर बढ़ेगी, विकास की गति में भी उनका योगदान होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकारें उस पर ध्यान दें, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण ये ज़रूरी है कि जनता जो है वो उस जिले की बहुत सेटिस्फाइड रहनी ज़रूरी होती है जी। और इसके लिए ज़रूरी है सरकारें अपना काम पूरे मन से और पूरी योजनाएं, अच्छी योजनाएं बना के करें, उनका विकास करें। बिल्कुल। तो हमने आज बाड़मेर पर बात की। बाड़मेर पर चर्चा करने के बाद हम बात करेंगे जैसलमेर की। जैसलमेर के क्या कुछ मुद्दे हैं, वहाँ की क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जैसलमेर पर आधारित आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जनादेश में आज चर्चा करेंगे जैसलमेर की। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ कुल 2,52,655 मतदाता हैं, जिनमें 1,36,704 पुरुष और 1,15,948 महिला सहित 3 ट्रांसजेंडर हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रूपाराम ने
भाजपा के सांग सिंह भाटी को हराया था। इस बार कांग्रेस ने रूपाराम और भाजपा ने छोटू सिंह भाटी को टिकट दिया है। पोकरण विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,23,881 मतदाता हैं, जिनमें 1,19,045 पुरुष और 1,04,836 महिला हैं। 2018 में कांग्रेस के सालेह मोहम्मद ने भाजपा के प्रतापपुरी को हराया था। इस बार भाजपा ने महंत प्रतापपुरी और कांग्रेस ने सालेह मोहम्मद को टिकट दिया है। अब बात करते हैं मुद्दों की। जैसलमेर जिले की प्रमुख समस्याएं पर्यटन के क्षेत्र में पूरे साल भर व्यवसाय न होना है। जैसलमेर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन तथा नहरी क्षेत्र में हो रही कृषि पर आधारित है। यहाँ का पर्यटन व्यवसाय सीजनल है, जो मुख्यतः 4 से 6 महीने रहता है। शेष महीनों में इस व्यवसाय से जुड़े लोग अन्य व्यवसाय व बेरोजगार की स्थिति में रहते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 डिग्री के आसपास रहता है, जिससे पर्यटकों की आवक नाम मात्र ही रहती है। व्यवसायियों की मांग है कि अगर गर्मी के मौसम में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो पर्यटन व्यवसाय जैसलमेर में वर्ष पर्यंत चल सकता है। जैसलमेर जिले में भूमिगत जल की मात्रा कम है, जिससे कई क्षेत्रों में साल में एक ही फसल का उत्पादन हो पाता है। बारिश के मौसम में बारिश न होने पर किसानों को नुकसान होता है। लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी नहीं होने से स्थानीय बाशिंदों और पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहीं औद्योगिक इकाइयों का भी अभाव है। बिल्कुल संभावना है खेती की। अगर पानी और मेटेरियल टाइम पे मिल जाए तो यहाँ पर अनाज रखने की जगह नहीं मिली, इतना उत्पादन है। लेकिन कुछ राजनीति कमजोर होती है, कुछ राजनीतिक फायदे के लिए किसानों का नुकसान हो जाता है। आगे के लिए अगर ऐसा हो तो उत्पादन बढ़े तो राज्य सरकार की आमद बहुत बढ़ जाती है यहाँ पर, लेकिन वो कोई समस्या में कोई नेता ध्यान देता नहीं है। हम तो उसी को वोट देंगे जो किसानों के हित की बात विधानसभा में उठा करके किसान को उत्थान कर सके। नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य है, इसलिए मैं होटल व्यवसाय से जुड़ा हूँ। आज मेरे को 7 वर्ष हो गए हैं होटल व्यवसाय में जुड़े हुए, लेकिन यहाँ की कई स्थानीय समस्या है जिसकी तरफ यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कई प्रकार की होटलें बनती है जिनमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ रोजगार इस क्षेत्र में सिर्फ 4 माह का है। उसके अलावा यहाँ पर पर्यटन का विकास नहीं होने की वजह से ग्रीष्मकालीन पर्यटन का व्यवसाय नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता है। उसकी वजह से कई प्रकार की हानियां झेलनी पड़ती है। सीमांत क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सीमांत क्षेत्र में काफी जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं जो महिलाओं के लिए होनी चाहिए, वो शायद आज मुझे नहीं लग रही है कि कुछ है। और मेरा वोट उसी व्यक्ति को जाएगा जो महिला उत्थान के लिए कार्य करे, जो महिला शिक्षा, महिला को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो जातिवाद के खिलाफ हो और समाज के सभी वर्गों का एक साथ सम्मान करता हो और एक ही तरह उन्हें देखता हो। मैं उसी व्यक्ति को वोट दूंगी जो सिर्फ महिला उत्थान नहीं बल्कि राजस्थान व हमारे शहर जैसलमेर में भी मेडिकल कॉलेज या अन्य कई प्रकार की जो शिक्षा के प्रति हमें असुविधाएं होती है उन्हें पूर्ण रूप से पूरा करने की कोशिश करे। नाइट टूरिज्म जो है वो जैसलमेर में डेवलप किया जा सकता है और साथ ही कई ऐसे इलाके हैं जिनको अगर अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सके तो वो जैसलमेर के लिए आने वाले समय में रेवेन्यू जनरेट करने का एक अच्छा साधन बन सकते हैं। जैसलमेर में फ्लाइट और ट्रेन को लेकर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस बार उस सरकार को चुना जाएगा जो जैसलमेर में पर्यटन को लेकर जो है विशेष ध्यान देगी। जैसलमेर में सबसे बड़ा जो समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही है डेजर्ट नेशनल पार्क की। डेजर्ट नेशनल पार्क 31-62 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है पूरा। उसके सराउंडिंग, उसके आसपास करीब 100 से ऊपर गांव है, ढाणियाँ भी कई जगह है, उनका विकास पूरी तरह रुका हुआ है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे रोड्स नहीं है, ग्रेवल रोड ही है और टावर्स तो है ही नहीं, संचार की सुविधाएं नहीं है, स्कूल बिल्डिंग और कई प्रकार के जो पानी की सुविधाएं हैं, इस प्रकार की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होनी चाहिए वो भी इन डेजर्ट नेशनल पार्क से सटे हुए गाँव ढाणियों में नहीं है। लोगों को बहुत जूझना पड़ रहा है। आज डिजिटल का टाइम है, कम्युनिकेशन जो पूरा डिजिटल हो रहा है, गवर्नमेंट्स की जो स्कीम सारी होती है वो पूरी डिजिटलाइजेशन पे है सारी पूरी, लेकिन ऐसे कई गांव में वहाँ पे टावर नहीं है, संचार की सुविधा नहीं है, या तो लोगों को कहीं 30-40 किलोमीटर दूर कहीं आसपास के गांव में आना पड़ता है या जैसलमेर आके
उनको सरकारी यदि सुविधाओं का लाभ लेना है तो वो उसी में मिल पाता है। यहाँ पे बेरोजगारी की बहुत लंबी चौड़ी समस्या है। हालांकि यहाँ पे कई जो है औद्योगिक विकास हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की कई विंड और सोलर कंपनियां जो है यहाँ पर जैसलमेर में आ रही है, और अगर सरकार ढंग से उन कंपनियों को पाबंद करे तो उन कंपनियों में रोजगार की जो यहाँ पे युवाओं को समस्या है वो कई हद तक दूर हो सकती है। आम समस्याओं के बारे में स्थानीय लोगों से दूरदर्शन द्वारा बातचीत करने में यह बात निकलकर सामने आई है कि अधिकांश मतदाता उसी प्रत्याशी को वोट देना ज्यादा पसंद करेंगे जो उनकी समस्याएं राजस्थान विधानसभा पटल के ऊपर रखेंगे और उनके निदान के बारे में कोई कार्रवाई करेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए चंद्रशेखर भाटिया, जैसलमेर। राजस्थान की जो हमने जो हॉट सीट थी उसकी बात की, उसके अलावा बाड़मेर की चर्चा की। अब हम जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा इलाका माना जाता है, बड़ा जनपद माना जाता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही सीट होती हैं, एक जैसलमेर है और पोखरण है। हम इन सभी पर चर्चा करेंगे, जैसा कि हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, काफ़ी कुछ जानकारी लेते हैं और हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो जैसलमेर जो जनपद है, जो इलाका है, वो राजस्थान में क्या कुछ भूमिका रखता है? राजस्थान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है वो? देखिए, जैसलमेर भी बाड़मेर की तरह ही, बाड़मेर जैसलमेर को हम अलग करके आंक नहीं सकते जी, क्योंकि वही समस्याएं बाड़मेर की, वही समस्याएं जैसलमेर की हैं। वही सामरिक दृष्टि से जैसलमेर का महत्व उतना ही है जितना बाड़मेर का है। मोहनगढ़ जो है वहाँ से बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, और फिर आगे जो है वहाँ पे वो सारा मिलिट्री स्टेशन वगैरह, उसी तरह की जो स्थितियां हैं वो जैसलमेर में बनी हुई है। लेकिन जैसलमेर का ये है कि वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा ज़िला है, लेकिन आबादी की दृष्टि से बहुत कम है। और इसकी वजह यही है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अधिकतर रोज़गार की वजह से पलायन कर जाते हैं, ख़ास तौर से गुजरात और अपने बम्बई और इधर आसपास के जो बड़े शहर हैं जैसे जोधपुर जी, ऐसी जगह पे वो जाके और वहाँ पे रोज़गार की तलाश करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, वहाँ पे टूरिज्म जो है, टूरिज्म बहुत शानदार है और भी बढ़ सकता है। वहाँ का जो सोनार किला है विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल। तो वहाँ की जो आर्ट है, वहाँ की जो कल्चर है वो विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ के जो लंगाज हैं वो बहुत विश्व प्रसिद्ध हैं। तो उनको प्रोत्साहित किया जाए और जो वहाँ की जो लोकल आर्ट है उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो उससे पलायन रुकेगा और जैसलमेर को प्रॉपर जो है विकास की दृष्टि से जैसलमेर को पूरी योजनाओं के साथ पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। ये तो होगी जैसलमेर की पृष्ठभूमि के बारे में आपने चीज़ें बताई। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जैसलमेर का जो विधानसभा सीट है वहाँ पर 2018 में रूपाराम जी जो कांग्रेस है वो MLA बने थे, वो चुनाव जीते थे। इस बार थोड़ा सा जो मुकाबला है बहुत कांटे का देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस ने दोबारा उन्हें प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने छोटू सिंह भाटी को टिकट दिया है। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, राजनीतिक समीकरण क्या बन रहे हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। यहाँ पे भी बीजेपी ने अन्य स्थानों की तरह पुराने चेहरे को बदल के छोटू सिंह भाटी को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है जी। और कांग्रेस की तरफ से रूपाराम जो हैं वो PhD में चीफ इंजीनियर रह चुके हैं और वो भी पढ़े लिखे हैं और पहले भी वो MLA रहे हैं, सिटिंग MLA हैं। तो नेचुरल है कि वो खड़े हैं और उनके सामने छोटू सिंह भाटी को खड़ा किया है। तो वहाँ पे जो है वहाँ का वाकई जो आप बता रहे हैं वहाँ कांटे की टक्कर की स्थिति हो गई है। अब मुकाबला जो है वो किस करवट बैठ जाए ये कोई कह नहीं सकता और कांटे की टक्कर का मुकाबला फंसा हुआ है वो। बिल्कुल। अगर हम पोखरण की बात करें तो पोखरण भी बहुत हॉट सीट मानी जा रही हो इस लिहाज से, क्योंकि जो वहाँ पर मौजूदा जो MLA हैं वो मंत्री भी हैं सरकार में, मोहम्मद साले जो कि कांग्रेस से हैं, तो और जो भाजपा ने जिनको टिकट दिया है महेंद्र प्रतापपुरी,
एक चीज़ हमने जब वहाँ पे पाई, जब बातचीत करनी चाहिए, तो ये निकल कर के आई कि जो प्रतापपुरी जी हैं वो भी अपने समाज के महंत हैं, और जो सालेह मोहम्मद है वो भी अपने समाज के जो धर्मगुरु हैं, वो उनकी बहुत मान होती। तो इस लिहाज से दोनों लोगों की टक्कर आपस में हो रही है, दोनों अपने अपने समाज में अहम भूमिका रखते हैं। क्या लगता है कि आज की स्थिति क्या कुछ बन रही है वहाँ पर? देखिए, वहाँ पे जो पोखरण जो विधानसभा क्षेत्र है, उसकी खूबी ये है कि वहाँ पे हमेशा कांटे की टक्कर रही है। जो सालेह मोहम्मद पिछला चुनाव 2018 का जीते थे, वो सिर्फ 800 साढ़े 800 वोट से जीते थे। मतलब इतना मार्जिन नहीं था कि वो माना जाए कि वो थम्पिंग जो मेजोरिटी से जीते हों और वो इस बार भी अच्छा रखते हों। आज भी वही स्थितियां हैं जी, टक्कर बराबरी की है। प्रतापपुरी जो हैं वो अपने आपने जैसा बताया कि दोनों अलग अलग समाजों के हैं, तो सालेह मोहम्मद जो हैं वो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और जो प्रतापपुरी हैं वो हिंदू धर्मगुरु हैं और वो उपदेशक हैं। तो नेचुरल है कि टक्कर दोनों धर्मगुरुओं में है और इस बार देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। कांटे की टक्कर है, पिछली बार भी 800 साढ़े 800 का ही डिफरेंस था। बिल्कुल। अगर हम राजस्थान के पूरे प्रदेश की राजनीति की बात करें तो इस बार की जो तस्वीर है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। अक्सर अमूमन चीज़ें एक लहर चलती थी, लेकिन यहाँ लहर जैसी कोई चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं और यहाँ पे हर आदमी अपना दावा ठोक रहा है। सबसे जो बड़ी बात निकल करके आ रही है इस बार, जो बागी हैं वो बहुत खतरा पैदा कर रहे हैं। आप अगर देखें तो चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस भी इससे दो चार हो रही है और बीजेपी भी इससे दो चार हो रही है। तो क्या लगता है कि बागियों की इन चुनावों में क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? बागियों की भूमिका निश्चित रूप से रहती है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे हम लोकतंत्र की बात करें और जाति की बात ना करें, लेकिन जाति की बात यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर बागी खड़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को अपनी जाति के वोटों से, चाहे वो, अब आप बताइए कि जहाँ पे 4 वोट और 6 वोट से जीत होती है, जहाँ 1 वोट से सीपी जोशी चुनाव हार गए थे जी, तो आप सोचिए कि वहाँ पे कितना महत्वपूर्ण होता है बागी का खड़ा हो जाना। अगर वो 200 वोट भी ले जाता है, मैं तो कहता हूँ वो जमानत जब्त हो जाए उसकी, वो 200 वोट ही ले जाए, चाहे 1000 वोट ले जाए या 500 वोट ले जाए, लेकिन नुकसान जो किया है वो 1 वोट से हार होती है लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र की खूबी है। और ये देखिए आपके, अगर वो कुछ वोट ले जाता है बागी, चाहे किसी का ले जाए, पर ये भी बात है कि ये नहीं कह सकते कि वो इस पार्टी का बागी है तो इसी को नुकसान करेगा। वो इस पार्टी का बागी है, फिर भी अपने समाज के, अपनी जाति के, अपने संपर्क के जो वोट लेगा वो क्या मालूम दूसरी पार्टी के तोड़ ले जी। तो इसलिए बागियों को कम आंकना भी ठीक नहीं है। सर, अभी जो भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने इस बार जो अथक प्रयास करके करीब 40-45 बागियों को बिठाया है जी और बागियों को मना लिया। तो जो इसमें पूर्व मंत्री भी थे और पूर्व विधायक भी थे, नए चेहरे जहाँ खड़े किए वहाँ पूर्व विधायकों की ग्रीवेंसेस थी तो वो खड़े हो गए। तो इस तरह से मनाया तो है, लेकिन आज भी कम से कम दोनों पार्टियों के 1.5-2 दर्जन विधायक वो खड़े हैं, बागी खड़े हैं मैदान बागी खड़े हैं, कई जगह वो इफेक्ट डाल रहे हैं। हाँ, दिलचस्प बात ये है सर कि जो हाईकमान है, अगर दिल्ली से देखा जाए, दोनों ही पार्टियों का मुख्यालय दिल्ली है, वहाँ से कई लोगों को जो है फ़ोन किए जा रहे हैं, डायरेक्ट उनको मनाया जा रहा है कि आप बैठ जाइए, उनको लोक लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं, कुछ लालच भी दिए जा रहे हैं और वो लोग इसी चीज़ में कुछ लोग बैठ रहे हैं और कुछ लोग दमखम के साथ मैदान में अपना दावा पेश कर रहे हैं। सर, ये तो हुई वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य की बात, जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर आपने बखूबी जानकारी दी हमें। अब हम बात करेंगे जैसलमेर के मुद्दों की। सर, जैसलमेर में भी जो सबसे प्रमुख मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा है वो पानी की जलापूर्ति का है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ सुझाव है, सरकारों को इस पर क्या काम करना चाहिए? देखिए, वहाँ कैनाल तो वहाँ आई है जैसलमेर में, लेकिन उसका जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने रूपाराम को टिकट दिया, रूपाराम जीते भी और वो जलदाय विभाग के ही चीफ इंजीनियर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट वो लाते जिससे जनता को फायदा होता जी, तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो चीफ इंजीनियर थे, PhD डिपार्टमेंट के ही थे, तो नेचुरल है कि उनके दिमाग में कोई योजना होनी चाहिए थी। तो उनको ऐसा प्रोजेक्ट लाते कि घर घर पानी पहुंच जाता। अगर वहाँ पे पेयजल की समस्या आ रही है
और वहाँ पे भी जो दिन प्रतिदिन लोग पेयजल की वजह से और परेशानी उनको आ रही है, तो इसका समाधान शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि वो जिला जो है वो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जैसे कि बाड़मेर है जी, तो उसका महत्व जो है, वहाँ की कोई भी समस्या है उसका तुरंत समाधान होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर हम एक चीज़ और अहम बात करें तो जो जैसलमेर का जो पूरा क्षेत्र है वो पर्यटन का क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पर विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद होती है। हमने जब वहाँ लोगों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि जो विदेशी यहाँ पर आते हैं उनको कई बार रहने के इंतज़ाम नहीं हो पाते हैं, जैसे होटल वगैरह हो गया, जो चीज़ें होती हैं, तो वो लोग कई बार अपनी ही गाड़ियों में रहकर सो जाते हैं, किसी तरीके से गुजारा करते हैं। तो हमें क्या लगता है कि सरकारों को क्या कुछ प्रयास करने चाहिए ताकि उनको भी बेहतर सुविधा बने, क्योंकि जब पर्यटक आएंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध होगा तो वहाँ की जो जनता है उसको लाभ होगा। इस पर क्या कहेंगे सर आप? जैसलमेर का जो बिल्कुल आपने वजह फरमाया, जैसलमेर का जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो बेस है वो टूरिज्म है जी। टूरिज्म पे ध्यान देना बहुत अधिक जरूरी है। वैसे टूरिज्म के लिए वहाँ पे सुविधाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, है भी जी, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है, और वहाँ पे सुविधाएं बढ़ती जा रही है। प्राइवेट भी बहुत होटल्स वगैरह हो गए हैं। फिर भी जो आप बता रहे हैं कि जब सीज़न होता है, ये समस्या जो विदेशी पर्यटकों को आ रही है वो सीज़न की है। जब मरु महोत्सव वगैरह आयोजित होते हैं तो उस टाइम जो उस सीज़न में क्या है कि जो वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो डगमगा जाती है। प्रायर बुकिंग हो जाती है सारी होटलों की वगैरह की, फिर वो रूम मिलते नहीं है उनको जो अचानक पहुँचते हैं। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि सरकार ये काम करे कि जैसे विदेशी पर्यटकों का जिनका प्लान होता है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को, दोनों केंद्र राज्य सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट को इसके प्रति अलर्ट रहना चाहिए कि विदेशी जो सैलानी जो आए हैं हमारे देश में, उनका जैसलमेर जाने का प्रोग्राम है तो उनके लिए पहले से व्यवस्थाएं इस तरह की कर लें ताकि उनको गाड़ियों में नहीं सोना पड़े, फुटपाथ पे नहीं सोना पड़े, सड़क पे दोरों में उनको रुकना नहीं पड़े, तो उनको प्रॉपर व्यवस्थाएं मिले। और सैलानी हमारे मेहमान हैं, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि जब उसका जो मुख्य आधार जो है जैसलमेर का वो टूरिज्म उद्योग है, तो उसको तो उसकी तरफ दोनों सरकारों को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरीके से वहाँ पर हमने बात की जो लोगों से, तो वहाँ पर काफ़ी जो जैसलमेर जो किला है जिसे फोर्ट कह रहे हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध है, यूनेस्को में भी उसको शामिल किया गया, विश्व धरोहर है। उसके संरक्षण को लेकर के सरकारें क्या कुछ कर रही हैं? जैसलमेर किले का जो है वो विकास कार्य, जीर्णोद्धार कार्य वगैरह ये तो चलता ही रहता है। सरकारें पूरा इसमें ध्यान भी दे रही हैं और वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, निश्चित रूप से उस पर ध्यान देना आवश्यक भी है। और जैसलमेर का जो इसको सोनार किला, मतलब ये कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल है हमारा राजस्थान का, तो ये बहुत विश्व प्रसिद्ध है, येलो कलर का है और इतना खूबसूरत है कि आप जब बात कर रहे हैं तो मेरी नज़र में वो, मेरे जहन में वो उसकी जो वो खूबसूरती है, छवि है वो उभर आती है। तो इतना खूबसूरत वो किला है, तो उस पे सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, उसके विकास पे ध्यान देना, वहाँ तक पहुँचने की सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर जो प्राचीन जो वहाँ के जो हैं कलाएं, शिल्प स्थापत्य जो है वहाँ का प्राचीन, उस पर क्षति न पहुँचे और वो अपनी प्राचीनता न खोए, इस पर ध्यान रखना बहुत अधिक जरूरी है। सर एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, हम वहाँ के किसानों की सब बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जैसे सूखा पड़ जाता है, जो पशुपालन होते हैं उनको बहुत काफ़ी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, फसल नहीं हो पाती है, तो ऐसे में सरकारों को क्या कुछ करना चाहिए उनके लिए? देखिए वहाँ पे सबसे बड़ी तो जो समस्या है वहाँ पशुपालक जो हैं, किसान जो हैं, उनको सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है चारे की और पानी की। जी, पशुपालकों को चारे पानी की समस्या होती है, वो पशुओं के लिए होती है, तो उनके लिए चारे की व्यवस्थाएं जो है वो ऐसे समय में कम से कम करनी चाहिए जब अकाल की स्थितियां हो। तो ऐसे समय में बिल्कुल प्रॉम्प्टली वहाँ पे पशुपालकों के लिए ये सुविधाएं करनी चाहिए ताकि वहाँ पे जो मवेशी हैं
उनको क्षति न पहुँचे, उनको उनकी मौत न हो। अभी लंपी वायरस भी राजस्थान में जो फैला था पशुओं में, मवेशियों में, तो गाय तो उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से कदम तो उठाए, लेकिन सरकार को पर्टिकुलर पूरे प्रदेश पे ध्यान देना पड़ता है। इसलिए इसमें वहाँ जो लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ का जो लोकल प्रशासन है जी, उनकी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। तो किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना और पशुपालकों के लिए जो पशुओं के लिए जो चारा उपलब्ध करवाना समय पर और पर्याप्त, सबसे बड़ी चीज़ है पर्याप्त पानी और पर्याप्त चारा, ये दोनों मिलना बहुत जरूरी है किसान के लिए, पशुपालकों के लिए। इसके लिए वहाँ के लोकल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और वहाँ का लोकल प्रशासन अपनी योजनाएं बनाकर और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो योजनाएं हैं उनसे वहाँ के लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करें। बिल्कुल। सर, राजस्थान में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, आगामी 25 नवंबर को मतदान होने हैं। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि 5 साल में एक बार ये शुभ अवसर आता है, ये लोकतंत्र का मेला लगता है, मतदान देने का हमको अवसर मिलता है। ख़ास तौर से सबसे बड़ी शुभकामनाएं मेरी उनको है जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनको वोट देना है, और जो शुरू से वोट देते आ रहे हैं, हर चुनाव में वोट दे रहे हैं, उनको भी वोट देना है। इस बार हमको राजस्थान में 100% पोलिंग करके एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करना है। आइए इस बात का हम प्रण लें और इस बात की शपथ लें। जय लोकतंत्र। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि 25 नवंबर को मतदान की तारीख है, उस दिन आप लोग मतदान ज़रूर करें। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल बस इतना ही। नमस्कार।